हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने 9th क्लास का ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जो शुरू किया हुआ है उसी में ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। अब हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया था न्यूटन का। आज हम पढ़ेंगे फ्री फॉल और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल का मतलब है हिंदी में मुक्त पतन, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ये दो टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। लास्ट तक जुड़े रहें वीडियो के। सबसे पहले फ्री फॉल क्या होता है, हम देखते हैं कि वस्तुओं को जब ऊपर से जो वस्तुएं नीचे की तरफ आती हैं वो गुरुत्वीय बल की वजह से आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन कुछ ना कुछ उनमें थोड़ा बहुत क्या होता है, एयर का रेजिस्टेंस भी होता है। जब वस्तुएं सिर्फ गुरुत्वीय बल या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फॉल करें, या फिर बोलें कि वस्तुओं पे केवल एक ही प्रकार का बल लग रहा हो जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम उन वस्तुओं को बोलेंगे कि वो वस्तुएं किस में हैं, फ्री फॉल में हैं या मुक्त पतन में हैं। ये मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे। यही वाली चीज़ आप नोट्स बना सकते हो इस बुक से, एनसीईआरटी है ये वाली जो चीज़ है। जब वस्तुएं केवल ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फॉल करती हैं तो वो क्या कहलाएंगी, फ्री फॉल में। उनको हम बोल सकते हैं कि फ्री फॉल में है। हिंदी में इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, मुक्त पतन बोला जाता है। हिंदी में इस चीज़ को मुक्त पतन बोला जाता है। देखो यहाँ भी मैंने हाईलाइट कर रखी है चीज़ें। जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं, कौन से बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, तो हम वस्तुओं को कहेंगे कि वो मुक्त पतन में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जब वस्तुएं मुक्त पतन में या फ्री फॉल में होती हैं, क्या उनकी दिशा में परिवर्तन आता है? तो आप देखेंगे वस्तुएं केवल नीचे की ओर आ रही हैं तो दिशा में तो उनकी में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन उनका जो वेग है वो बल की वजह से नीचे की तरफ जो गुरुत्वीय बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से लगातार बदलता रहता है। क्योंकि हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि फोर्स क्या करता है, या तो डायरेक्शन चेंज करेगा या फिर वेलोसिटी का वेग में परिवर्तन करेगा या शेप बदलेगा। तो यहाँ पे शेप का तो कोई सवाल है नहीं, नीचे की तरफ वस्तुएं आ रही है तो वेग में परिवर्तन आएगा। तो वेग में परिवर्तन कैसे आ रहा है, वेलोसिटी में डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही। इसका मतलब क्या है कि उसकी परिमाण या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा वेग का। तो ये वाली जो चीज़ें जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। अब है वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन जरूर होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। तो अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट हुई उसका नाम हम दे देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर गुरुत्वीय त्वरण। ये यहाँ पे हिंदी में हाईलाइटेड है चीज़, और इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो सिंपल एक्सेलरेशन की होती है वही इसकी एसआई यूनिट है। डिनोट हम इसको स्मॉल जी से करते हैं। ये यहाँ भी इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इट इज़ डिनोटेड बाय जी। और जी की यूनिट क्या है, सेम है जो एक्सेलरेशन की होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये हमने अब इसकी रिलेशन क्रिएट करना है किसके साथ, मासेस के साथ में क्या फॉर्मूला बनेगा। अब ऊपर ये एक बॉल है स्मॉल एम, जो छोटा एम लिख रखा है, ये मान लीजिए एक बॉल है, ये नीचे की तरफ आ रही है। ये वाली जो बॉल है ये नीचे की तरफ आ रही है अर्थ की तरफ, ये अर्थ है। इसका मास है अर्थ का कैपिटल एम, और बॉल का मास हमने ले लिया स्मॉल एम। तो हम क्या पढ़ेंगे, अब इस बॉल पे लगने वाला फोर्स क्या होगा। न्यूटन का जो दूसरा नियम था, दूसरा सिद्धांत था, उसमें क्या कहा था न्यूटन ने कि जो फोर्स होता है वो मास गुणा में एक्सेलरेशन होता है। तो इस वस्तु पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, इसका जो मास है और इसकी जो एक्सेलरेशन कौन सी होगी, जो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वजह से। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जो इस पे फोर्स लगेगा इस बॉल पे वो हो जाएगा एम जी, वो हमने लिख दिया। फिर न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल वाला लॉ है, रूल है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इन दोनों के बीच में, बॉल और अर्थ के बीच में फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, जी एम गुणा एम बाई में इन दोनों वस्तुओं के बीच का जो डिस्टेंस है डी, उसका स्क्वायर के बराबर होगा। ये हम न्यूटन के ग्रेविटेशन वाले लॉ से पढ़ के आ चुके हैं। एम जी इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर। अब दोनों तरफ है ये स्मॉल एम से
स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। रह गया क्या हमारा जो स्मॉल g है वो किसके इक्वल आ गई, gm बाई में d स्क्वेयर। m क्या है, अर्थ का मास है, और d क्या है, तो अर्थ और उस वस्तु के बीच की दूरी है। अब क्या है कि ये फॉर्मूला मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, इम्पोर्टेंट है। r कहाँ से आया इस फॉर्मूले में, जो d है, d क्या है, इसके अर्थ से वो वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी लगभग ना सरफेस के पास ही होती है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती। तो सिंपल जनरल केस में हम क्या ले लेते हैं, उस दूरी को r मान लेते हैं, रेडियस, अर्थ का जो रेडियस है वो मान लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है, d की जगह किसको रिप्लेस कर दिया गया, कैपिटल R को रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया है, g इक्वल टू gm बाई आर स्क्वेयर। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हर जगह पूरी पृथ्वी पे एक बराबर है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिन कारकों पे, वो हम समझ लेते हैं। पहला है ये जी पे डिपेंड करेगी, बड़े जी पे, वो तो कांस्टेंट होता है तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। दूसरा क्या कंपोनेंट है, एम, कैपिटल एम, ये मास है अर्थ का, इससे भी ये भी कांस्टेंट रहेगा, द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अब हमारा है लास्ट आर, जो रेडियस है उसमें परिवर्तन आता है, क्योंकि जो अर्थ है वो हमारी अंडाकार शेप की है, स्फेयर नहीं है, बिल्कुल बॉल जैसी नहीं है, अंडाकार शेप की है ऐसी। तो जो यहाँ पोल्स पे जो रेडियस होता है वो होता है ज़्यादा, किसके कंपैरिजन में, इक्वेटर के कंपैरिजन में। जो ये ध्रुव होते हैं यहाँ पे ये रेडियस क्या है, ज़्यादा है, और ये इक्वेटर वाली जो ये वाली लाइन है इसमें देखो ये रेडियस क्या होगा, यहाँ तक ये छोटा सा है। तो इस वजह से जहाँ पे रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। मतलब रेडियस ज़्यादा होता कहाँ पे है, पोल्स पे। तो पोल्स पे जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगी, कम होगी। अब आपको एक क्वेश्चन है जिसको अभी आंसर आता हो कमेंट में बताइएगा मेरे को, नहीं तो मैं ये चैप्टर के लास्ट में टॉपिक आएगा उसमें कवर कराऊंगी वो, कि जो वेट है वो पोल्स पे ज़्यादा होगा या फिर इस पे इक्वेटर पे ज़्यादा होगा। इसका आंसर आप लोगों ने बताना है। इसके बाद ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू क्रिएट करनी है, निकालनी है, जनरेट करनी है कि कितनी वैल्यू होगी। हमें मास पता है अर्थ का, आर रेडियस की वैल्यू पता है, जी एक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पता है। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, ये रखिए आप देख सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करके जी की। तो जी ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद जो छोटा जी है, स्मॉल जी है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही वैल्यू आपने लर्न कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है ये। जो भी मैंने हाईलाइट कर रखी हैं वो सारी चीज़ें लर्न नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरलाइन कर रखे हैं, आप नोट्स बना सकते हो इनके। इसमें हिंदी में भी सेम ही है, कोई अलग चीज़ है नहीं, वही फॉर्मूला है। ये तो फॉर्मूले तो सेम होते हैं हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो। जी की वैल्यू वही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने यही पढ़ा है क्या कि जो जी होती है, फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल यही होता है कि जब सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरे तो उसको फ्री फॉल बोलेंगे या मुक्त पतन बोलेंगे। तो जब नीचे आती हैं तो उनमें एक त्वरण बन जाता है। त्वरण क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू क्या है 9.8। फॉर्मूला क्या है, gm बाई आर स्क्वेयर। आर क्या है, रेडियस है अर्थ का, त्रिज्या है अर्थ की, पृथ्वी की, एम क्या है, द्रव्यमान है। तो यहाँ यही कंक्लूजन है, ये सारी बातें आपने रन करनी है। अब हमने देखना है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति देखनी है। इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पेपर और एक पत्थर को घर की छत से क्या है नीचे डाल सकते हैं और वहाँ अपने दोस्त को खड़ा कर सकते हैं। वो उसको ऑब्जर्व करे कि कौन सी पहले आई है कौन सी बाद में आई है। आप दो दोस्त, दो भाई मिलके ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या देखेंगे, जो पेपर है वो थोड़ी सी देरी से पहुंचेगा, तो हल्का सा उसमें अंतर होगा पेपर और पत्थर का नीचे पहुंचने में। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका कारण पूछा जाता है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कागज है जो उसका जो सतह होती है, क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया, वो ज़्यादा होता है पत्थर के कंपेरिजन में।
छोटा पत्थर हमने ले रखा है एक नॉर्मल सा, और पेपर ले रखा है। और तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो हवा का वायु का अवरोध है, रुकावट है, वो पेपर पे ज़्यादा होगी पत्थर के कंपैरिजन में। इसलिए पेपर को थोड़ा सा, दोनों पे गुरुत्वाकर्षण बल सेम लग रहा है, लेकिन पेपर पे जो हवा का वायु का अवरोध है, रुकावट है, वो ज़्यादा है पत्थर के कंपैरिजन में। इसलिए पेपर थोड़ा सा लेट पहुंचेगा अर्थ पे। यही एक्सपेरिमेंट अगर एक बोतल में किया जाए जहाँ से सारी वायु निकाल रखी हो, वैक्यूम क्रिएट कर रखा हो, वहाँ पे दोनों ही चीज़ें सेम टाइम पे पहुँचेंगी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला है, इसको ऐसा माना जाता है कि गैलीलियो गैलीली था, उसने भी, ये रहा गैलीलियो गैलीली, उसने भी जो इटली में लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा है वहाँ से अलग अलग वस्तुओं को ऊपर से फेंक के देखा था, और फिर कंक्लूजन यही निकाला था कि सारी वस्तुएं एक समय पे ही नीचे आएंगी, चाहे उनका वजन कितना ही हो, किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करती, वो सेम रेट से नीचे आएंगी एक समान दर से, चाहे वस्तु छोटी हो, बड़ी हो, खाली हो, खोखली हो या सॉलिड हो, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही कंक्लूजन था इसका। इसके बाद क्या है, जो हम इक्वेशन पढ़ के आए हैं हम पिछले चैप्टर में, न्यूटन की 3, अब वहाँ उन तीनों इक्वेशन में क्या होगा, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है v=u+at, इनमें अब एक ही जगह आपने हर जगह क्या यूज़ कर देना है, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज होगी, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो गति हो रही है वस्तुओं में, वो हम इस टॉपिक में समझ रहे हैं। तो जो भी न्यूमेरिकल होंगे जहाँ भी ग्रेविटी का जिक्र होगा, वहाँ जो g यूज़ होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज़ होगी, और इसकी वैल्यू आप लोगों ने लर्न कर लेनी, 9.8 यूज़ होगी। हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में ही गिवन होगा राउंड ऑफ करके 10 यूज़ करना, तभी आप वो यूज़ करोगे। यू और वी ये पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। यू इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन से पहले ये साइन कन्वेंशन है, ये जरूर याद रखनी है, ये चीज़ फिर से इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको ध्यान नहीं रहेगी तो पूरा क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। क्या याद रखना है कि अगर जो वस्तु की गति है वो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में हो रही है, तो आप जी को लेंगे पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। अगर गति और जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, तो जी को लोगे नेगेटिव, जी या ए लिख रखा है यहाँ पे एक्सेलरेशन को। तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हिंदी मीडियम में ही कर लेते हैं, दोनों को ही समझ आ जाएगा ये। एक कार है, उसको किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। सरलता के लिए देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे यहाँ पे हम जी की वैल्यू 10 ही लेकर चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, हमने अपने आप से नहीं लेनी है ये। इसमें क्या निकालना है, फिर धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी और 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। और जब वो नीचे टकरा जाती है अर्थ पे, उस टाइम की वेलोसिटी निकालनी है। और धरती से कार कितनी ऊंचाई पर, 3 पार्ट है क्वेश्चन में, ऐसे निकालना है। न्यूमेरिकल सोल्व करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में आप वो नोट डाउन कर लो, फिर जो पूछा है उसकी सिंबल्स लिखो और क्वेश्चन मार्क लगाओ, फिर उनसे रिलेटेड फॉर्मूला सोचो कि आपके पास फॉर्मूला क्या क्या है। सेम वही पैटर्न फॉलो किया है। सबसे पहले क्या है, टाइम दे रखा है 0.5 सेकेंड, टी नोट कर लिया। प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि ऊपर से फेंकी गई है, शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। धीरे धीरे नीचे अर्थ की तरफ आती गई, वेलोसिटी गेन करती गई, किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो जी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया। कार का त्वरण ए बोलो या इसको जी से भी लिख सकते हो, इसको हम पॉजिटिव लेंगे 10, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो धरती की तरफ लगती है, पृथ्वी की तरफ, नीचे की तरफ, और गाड़ी भी है वो भी नीचे की तरफ ही गिराई गई है, नीचे की तरफ ही आई है। तो दोनों की दिशाएं सेम है, तो ए की वैल्यू इसमें क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। अब हमने निकालनी है वी, फाइनल वेलोसिटी। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, फर्स्ट इक्वेशन है जो v=u+at। u यहाँ पे हमें पता है शुरू में ही 0 है, इसलिए उसको लिखा नहीं इन्होंने, तो v=80 रह गया। तो वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में इसमें क्या निकालनी थी, औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी u+v। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है,
इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ के 2 से भाग कर तो कर दिया। 0 थी इनिशियल, फाइनल 5 आई हमारी, 2 से डिवाइड कर दिया 2.5 आ गई। नेक्स्ट है तय की गई दूरी निकालनी थी। अब हमने मतलब हाइट निकालनी थी, तो हाइट हम ऐसे निकाल सकते हैं जितनी ऊंचाई से गिरी है वो नीचे तक पहुंची, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वही उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशन से निकल सकती है, थर्ड इक्वेशन से भी निकल सकती है, सेकंड से भी निकल सकती है। यहाँ सेकंड से निकाली या आपने थर्ड से ट्राई करके देखनी है। सेकंड क्या इक्वेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। जैसा कि यू 0 है तो यू टी टाइम गुना में था तो वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ हाफ ए टी स्क्वेयर रह जाएगा। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हाइट आ जाएगी 1.25 मीटर। तो ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में गिवन होगा, ये क्वेश्चन भी आपने सोल्व करके देखना है, नहीं आए तो पूछ लेना है कमेंट बॉक्स में। Thanks for watching. If you like the content, please do like, share and subscribe. Thank you so much.